दिए गए हैं जो अभी तक वो अधिकार लागू नहीं हुए हैं। जो 89 प्रकार के जो धातु है, 89 प्रकार के धातु, ये महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही क्या, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उसका बाप भी निकाल नहीं सकता, वो अधिकार नहीं दिया है। अगर मान लीजिए सरकार अगर वो 89 प्रकार के धातु अगर निकालना चाहती है तो ट्राइबल एडवाइजर कमेटी को और आदिवासी पंचायत को पूछना पड़ेगा। अगर ट्राइबल एडवाइजर कमेटी ने अगर मान लीजिए परमिशन दी तो गवर्नमेंट को रॉयल्टी ट्राइबल एडवाइजर कमेटी को देनी होगी और वो रॉयल्टी डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल में जमा होगी। अगर चंद्रपुर से कोयला निकाला जा रहा है, 2/12/85 को चंद्रपुर अनुसूची 5 में है, वहां पे कोयला निकाला जा रहा है, अरबों का कोयला निकाला जा रहा है, करोड़ों की रॉयल्टी होती है। अगर वो रॉयल्टी मिल जाए तो आदिवासी राजा बन जाए। रॉयल्टी मिल जाए, वो रॉयल्टी केवल और केवल मात्र ट्राइब डेवलपमेंट एंड ट्राइब वेलफेयर के ऊपर वो रॉयल्टी खर्चा की जाएगी, उनके विकास एवं कल्याण के लिए। इतना महत्वपूर्ण अधिकार इस अनुसूची 5 में दिया हुआ है। इतना महत्वपूर्ण अधिकार है अनुसूची 5 में दिया हुआ, अभी तक लागू नहीं हुआ। अगर ये लागू हो जाते तो आदिवासी राजा बन जाएगा, स्वायत्त शासन निर्माण होगा, आदिवासी ही राजा रहेगा, आदिवासी डिसीजन लेगा उसके एरिया में कौन सी स्कूल निकालना है, कौन सा सिलेबस पढ़ना है, कौन से डिपार्टमेंट डेवलप करने हैं। आदिवासियों के विकास एवं कल्याण के लिए हर डिपार्टमेंट में वो ट्राइबल एडवाइजर कमेटी निर्णय लेंगी। इससे और ज्यादा मुझे नहीं लगता अनुसूची 5 और 6 के बारे में बताना चाहिए। ये बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पे बताई। इसके अलावा बहुत सारे अधिकार है, 15/4 16/4 आदिवासियों में, 275 में बजट का अधिकार है। जो अधिकार एससी ओबीसी को नहीं है, जो अधिकार एससी और ओबीसी को नहीं है, वो अधिकार आदिवासियों को है। आदिवासियों के विकास एवं कल्याण के लिए आर्टिकल 275 अंतर्गत बजट निर्धारित होता है और वो बजट केवल और केवल मात्र आदिवासी के विकास के लिए खर्चा करना पड़ता है। भारत का बजट 17 लाख करोड़ का है, आदिवासियों के विकास और कल्याण के लिए 800-900 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित होता है। लेकिन जब आदिवासी विकास मंत्री मधुकर राव पिचड़ थे, वो 800 करोड़ रुपए का बजट आदिवासी के कल्याण और विकास के लिए खर्चा करने के बजाय मधुकर राव पिचड़ ने वो बजट 800 करोड़ रुपया ब्राह्मण बनिया पूंजीपति को बांट दिया। ये इतिहास है। और हमें बताया जाता है आदिवासियों का महान नेता मधुकर राव पिचड़, आदिवासियों का महान नेता मधुकर राव पिचड़ हमें बताया जाता है। मधुकर राव पिचड़ यह आदिवासी का नेता नहीं बल्कि आदिवासी समाज का बहुत बड़ा कीचड़ है। और डॉक्टर कहता है कीचड़ जितना रहेगा बीमारी उतनी ज्यादा फैलेगी। इसलिए साथियों, इस कीचड़ के बारे में पहले सोचो। हमारे लोग आधे हरकंड में, आधे हल्दी में पीले होने वाले लोग हैं। पिचड़ आ गए तो लग जाते कीचड़ उनके पीछे। मधुकर राव पिचड़ के साइन से कर दिया, ब्राह्मण बनिया को दे दिया आदिवासियों का बजट। इस तरह से साथियों, ये मौलिक अधिकार हम लोगों को दिए हुए हैं। इस संदर्भ में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद पूरे देश भर में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और उसके लिए हम लोगों ने अलग संगठन बनाया। अनुसूची 5 और 6 लागू होनी चाहिए, इसके लिए हम लोगों ने अलग संगठन, ताकि हमारे समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व का अभाव समझ में आए। पहला उदाहरण है शेड्यूल कास्ट के लोगों का, फिर उसके बाद में आदिवासी का उदाहरण आएगा। लखनऊ के अधिवेशन में भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब ने एक बात कही। वो बात कौन सी कही? एक उदाहरण बताया जस्टिस अकोदिया साहब का कि हमारे समाज में प्रतिनिधित्व का अभाव कैसे है। वो उदाहरण मैं विदर्भा में मराठी में बताना चाहता हूं। मेश्राम साहेबांनी त्या ठिकाणी सांगितलं, लखनऊ मध्ये तो उदाहरण सांगितलं की जयपूरला बामसेपचं राज्य अधिवेशन होतं। जयपूरला बामसेपचं राज्य अधिवेशन होतं
प्रतिनिधित्वाचा अभाव आपल्या समाजामध्ये कसा आहे त्याचा हा उदाहरण आहे. बामसेफचं राज्य अधिवेशन जयपूरला होतं आणि त्या कार्यक्रमामध्ये R.K. अकोदिया साहेब जे इलाहाबाद हायकोर्टाचे जस्टिस होते ते अकोदिया साहेब त्या राज्य अधिवेशनामध्ये आले होते. R.K. अकोदिया साहेबांनी जेव्हा भाषणाला सुरुवात केली तेव्हा त्यांनी एक कहाणी सांगितली. जी कहाणी मेश्राम साहेबांनी लखनौच्या अधिवेशनमध्ये सांगितली ती कहाणी मी इथे सांगू इच्छितो, जेणेकरून आपल्याला प्रतिनिधित्वाचा अभाव चांगल्या पद्धतीनं कळेल. अकोदिया साहेब म्हणतात, जेव्हा अकोदिया साहेब जयपूरवरून जोधपूरला जात होते तेव्हा कारमध्ये जात होते आणि एका गाडीमध्ये 4 लोक जात होते. R.K. अकोदिया साहेब होते, चतुर्वेदी नावाचा ब्राह्मण होता, शेड्यूल कास्टचा MLA होता, 3 लोक आणि एक ड्रायव्हर असे 4 लोक जयपूरवरून जोधपूरला जात होते. 4 लोक जयपूरवरून जोधपूरला जात होते. जाता जाता मग वाटेमध्ये जंगल लागलं. जसंही जंगल लागलं चतुर्वेदी नावाच्या ब्राह्मण मंत्र्यांनी ड्रायव्हरला इशारा केला आणि गाडी बाजूला ड्रायव्हरनी थांबवलं. इशारा का म्हणून केला? कारण चतुर्वेदी नावाच्या ब्राह्मणाला संडास लागली होती. त्याच्यामुळे त्यांनी ड्रायव्हरला इशारा केला. गाडी बाजूला थांबली. बाजूला थांबल्यानंतर चतुर्वेदी ब्राह्मणांनी कंट्रोल नसेल होत, त्याच्यामुळे तो ब्राह्मण मंत्री धावत धावत रोडच्या बाजूला जे झाड झुडप होते त्या झाडा झुडपाच्या मागे जाऊन चतुर्वेदी नावाचा ब्राह्मण मंत्री जाऊन बसला. 1 मिनिट झाला आला नाही, 5 मिनिट झाला आला नाही, 10 मिनिट झाला आला नाही. गाडीमध्ये 4 होते, 1 बाहेर गेला. 3 लोक गाडीमध्ये बसलेली आहे. गाडीमध्ये R.K. अकोदिया साहेब, शेड्यूल कास्टचा MLA आणि ड्रायव्हर असे 3 लोक बसलेले आहेत. 10 मिनिट झाले. चतुर्वेदी नावाचा ब्राह्मण मंत्री जो होता, जो संडास करायला गेला अजूनपर्यंत आला नाही, त्याच्यावरून शेड्यूल कास्टचा जो MLA आहे तो MLA R.K. अकोदिया साहेबांना म्हणतोय की अकोदिया साहेब, चतुर्वेदीजी संडासला गेले पण जाताना पाणी घेऊन नाही गेले. तर R.K. अकोदिया साहेब म्हणाले की चतुर्वेदीजी संडासला गेले आणि पाणी घेऊन गेले नाही, हा तर काही संसद आणि विधानसभाचा मुद्दा नाही. चतुर्वेदीला ढुंगण धुवायचं आहे किंवा नाही आहे तो निर्णय घेणार तुम्ही MLA आहे. तुम्ही समाजाचा विचार करायचं, समाजाचं चिंतन करायचं. तुम्ही समाजाने तुम्हाला निवडून दिलं, समाजाचं तुम्ही चिंतन करत नाही आणि तुम्ही चतुर्वेदीच्या ढुंगणाची चिंता करता. मला काही समजत नाही. R.K. अकोदिया साहेब त्या शेड्यूल कास्टच्या MLA म्हणत आहे, प्रतिनिधित्वच नहीं, हमारे समाज में प्रतिनिधित्व ही नहीं है. बार बार वो शेड्यूल कास्ट का MLA अकोदिया साहब को बोल रहा है चतुर्वेदी जी टट्टी करने के लिए गए लेकिन पाणी लेके नहीं गए. तर R.K. अकोदिया साहेबांनी म्हटलं मग काय करावं लागेल? तर तो शेड्यूल कास्टचा MLA म्हणतोय नाही, पाणी घेऊन जावं लागेल. तर मग जा. त्या गाडीमध्ये बिस्लेरी बॉटल ठेवलेली होती. ती बिस्लेरी बॉटल शेड्यूल कास्टचा जो MLA होता त्यांनी उचलली आणि ज्या ठिकाणी संडासला आपले चतुर्वेदीजी बसले होते तिथं गेले, झाडाच्या मागे. आता हात गेला बंद, हाय वापस नाही आला. 1 मिनिट, 2 मिनिट, 3 मिनिट, कहाणी इथपर्यंत आली. त्या अधिवेशनाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहेब स्टेजवर बसले होते. अकोदिया साहेब एक कहाणी सांगत होते. कहाणी इथपर्यंत आली. मेश्राम साहेबांनी तिथून अकोदिया साहेबांना म्हटलं, अकोदिया साहेब, आमचा शेड्यूल कास्टचा MLA जो पाण्याची बॉटल घेऊन गेला, बिस्लेरी बॉटल 20 रुपयाची, तो पाणी पोहोचवून दिला की चतुर्वेदीचा ढुंगण पण धुवून दिला? हमारे समाज में पुना करार की वजह से बाबा साहब कहते हैं व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल, गांधी इमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबल, स्टेट एंड माइनॉरिटी, ये जो 3 ग्रंथ बाबा साहब ने लिखे उसमें बाबा साहब कहते हैं कि पुना करार से हमारे समाज में SC ST OBC माइनॉरिटी में दलाल और भड़वे पैदा हुए. पुना करार से हमारे समाज में दलाल और भड़वे पैदा हुए. बाबा साहब ने पटियाला में जब भाषण दिया, बाबा साहब ने कहा था पुना करार से कुत्ते पैदा हुए. लेकिन बाबा साहब ने ये नहीं सोचा था कि पुना करार से पिछवाड़ा धोने वाले भी लोग हमारे समाज में पैदा हो. इसीलिए 5वीं अनुसूची लागू नहीं हो रही. 42 खासदार
450 आमदार एक तो पानी की बोतल पहुंचाने का काम कर रहे, नहीं तो धोखे देने का काम कर रहे, इसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर रहे, इसलिए लागू नहीं हो रही। आप कितने भी चिल्लाओ, 25,000 जो संगठन समाज में काम कर रहे हैं ना, कितने भी मोर्चे निकालो, कितने भी धरने निकालो, मामला वहीं पे आने वाला है जहां पे 42 खासदार 450 आमदार है। दूसरा उदाहरण है शेड्यूल ट्राइब का। 2004 में जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी थी, उसमें झारखंड का जो मंत्री था, वो मंत्री महिलाओं को बेचने के लिए विदेश लेके जा रहा था, उसको एयरपोर्ट पे पकड़ा गया। उसको पकड़ने के बाद उसकी विधानसभा एमएलए तो वो गई, लेकिन विधानसभा सदस्य भी उसका रद्द हुआ। इससे सिद्ध होता है कि आदिवासी समाज में महिलाओं को बेचने वाले लोग पैदा किए। इस पुणे करार की वजह से 275 के अंतर्गत जो बजट तैयार होता है, अगर पिछड़ का जो उदाहरण आपको मैंने बताया, इससे सिद्ध होता है कि न बोलने वाले, न करने वाले, कुछ ना करने वाले लोग हमारे सब समाज में पैदा हुए। महाराष्ट्र में 25 लोग चुनकर जाते हैं, आदिवासियों के 25 लोग जो चुनकर जाते, वो 25 लोग न बोलने वाले लोग हैं, कुछ करने वाले लोग नहीं है। 42,000 450 आमदार है। 5वीं 6वीं अनुसूची अभी तक लागू नहीं हुई। आदिवासियों को विस्थापन के नाम पर आदिवासी को बेदखल किया जा रहा है। इतनी समस्या आदिवासी की निर्माण की, जब इतनी समस्या आदिवासियों की निर्माण की, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। इससे सिद्ध होता है कि पुणे करार की वजह से समाज में दलाल और भरे निर्माण हुई। हमारे समाज में प्रतिनिधित्व का अभाव है। जब प्रतिनिधित्व का अभाव ही है तो नेतृत्व कहां से पैदा हुआ? नेतृत्व कहां से पैदा होगा? नेतृत्व अगर पैदा नहीं होगा तो वो समाज जो है, तो समाज गाई म्हशीचा कडप बनल्याशिवाय राहणार नाही। आणि गाई म्हशीच्या कडपाला जो राखणारा गुराखी असतो, तो कितवा वर्ग शिकलेला असतो? तेवढी औकात आणून टाकली आपल्या समाजाची। प्रतिनिधित्वाचा अभाव, ज्याच्यामुळे आपल्या समाजामध्ये 5वी 6वी अनुसूची अजूनपर्यंत लागू झाली नहीं। अभी दूसरा कारण है। दूसरा कारण क्या है? 15 अगस्त 1947 को ब्राह्मण नाम का विदेशी इस देश से गया, और अंग्रेज नाम का विदेशी इस देश से गया, और ब्राह्मण नाम का विदेशी इस देश का हुक्मरान बना। जो 3.5% अल्पसंख्यक ब्राह्मण है, इस देश का हुक्मरान बना हुआ है। साथियों, कैसे बना हुआ है? देश को चलाने के लिए 4 पिलर लगते हैं। एक है विधेयपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रचार प्रसार माध्यम। ये चारों भी पिलर ब्राह्मणों के नियंत्रण में। विधेयपालिका ब्राह्मणों के नियंत्रण में। विधेयपालिका यानी जो आप एमएलए एमपी चुनकर देते हैं, वो विधेयपालिका में जाते। कांग्रेस ब्राह्मणों की, बीजेपी ब्राह्मणों की, कम्युनिस्ट ब्राह्मणों की। आज रूलिंग में बीजेपी है, अपोजिशन में कांग्रेस है, थर्ड अपोजिशन कम्युनिस्टों का है। यानी विधेयपालिका के ऊपर ब्राह्मणों का नियंत्रण। कांग्रेस निर्माण हुई 28 दिसंबर 1885 को। निर्माण करने वाले लोग हैं चैटर्जी, बैनर्जी, मुखर्जी, आगरकर, गोखले, तिलक, सारे के सारे ब्राह्मण। 58 साल कांग्रेस ने राज किया। 58 साल कांग्रेस ने राज किया, 13 साल बीजेपी ने राज किया, और अभी 14वीं साल बीजेपी का चल रहा है। और अभी बीजेपी बोल रही है अच्छे दिन आएंगे, अभी बोल रही। तो हमने कहा 13 साल क्या झक मारी थी, अभी अच्छे दिन आ रहे। तो 58 साल कांग्रेस ने राज किया, 13 साल बीजेपी ने राज किया। बीजेपी किसने निर्माण की? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी। 1980 में बीजेपी निर्माण हुई। उसके पहले 70 के दशक में, 77 में मोरारजी देसाई की सरकार थी, तब जनसंघ नाम था। वही जनसंघ का 1980 में भारतीय जनता पार्टी नाम निर्माण हुआ। और वो निर्माण करने वाले लोग ब्राह्मण, कोई एससी नहीं, एसटी नहीं, ओबीसी नहीं, माइनॉरिटी नहीं। एक तो कांग्रेस राज करता है या बीजेपी राज करता है, बीजेपी करता है या कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी। सापनाथ नागनाथ, नागनाथ सापनाथ, सीताराम नहीं तो राजाराम। हो गया सत्यानाश। बीजेपी कह रही है विधेयपालिका ब्राह्मणों के नियंत्रण में, विधेयपालिका ब्राह्मणों के नियंत्रण में पूरी की पूरी। 3.5% अल्पसंख्यक ब्राह्मण भारत का शासक है। कहां से लागू होगी 5वीं 6वीं अनुसूची? हमारी कोई औकात है? अच्छे दिन आएंगे। कौन से अच्छे दिन आने वाले हैं? मोदी ने बजट निर्धारित किया किसानों के लिए। मोदी ने बजट निर्धारित किया किसानों के लिए
300 करोड़ रुपए का बजट मोदी ने निर्धारित किया किसानों के लिए। भारत में अंग्रेजों का जब राज था तो 1925 में 15 रुपए तोड़ा कापूस था और 11 रुपए तोड़ा सोना था। भारत में अंग्रेज काल में कापूस 15 रुपए तोड़ा और सोना 11 रुपए तोला। अभी क्या है? अभी 2500-3000 रुपए क्विंटल कपास है और 30,000 रुपए तोला सोना है। हो गया सत्यानाश। अभी क्या है? उस काल में क्या था? 1925 में 15 रुपए क्विंटल कपास था और सोना 11 रुपए तोला था। कोई औकात थी सोने की? उस किसान के लिए जो भारत कृषि प्रधान देश है, उस किसानों के लिए नरेंद्र मोदी ने 300 करोड़ का बजट निर्धारित किया। हमारे भारत के किसान खुश हो गए। हमने 300 करोड़ का, भारत में जितने किसान हैं, एक किसान को कितना आता है इसका हमने आंकड़ा निकाला। भारत में जो किसान है 70 करोड़ किसान भारत में है। 70 करोड़ मल्टीप्लाई 300 करोड़, एक किसान को सिर्फ 4.25 रुपए आते हैं। अच्छे दिन आएंगे, मोदी कह रहा है अच्छे दिन आएंगे, और एक किसान के डेवलपमेंट के लिए एक साल में सिर्फ 4.25 रुपए। तो अभी मैं 12 तारीख से घूम रहा हूं तो मैं किसानों को पूछ रहा हूं 4.25 रुपयामध्ये कोणता टिफन येते रे वाहन पावडा येते? अच्छे दिन आएंगे। मोदी ने विद्यार्थियों के विकास के लिए, विद्यार्थियों के डेवलप के लिए, हमारे विद्यार्थी मोदी को आइडल मानते, वो मोदी विद्यार्थियों के विकास के लिए 100 करोड़ का बजट निर्धारित किया। मोदी ने 100 करोड़ का बजट निर्धारित किया। भारत में विद्यार्थी 35 करोड़ है। 35 करोड़ मल्टीप्लाई 100 करोड़ आते 3.5 रुपए। एक विद्यार्थी के विकास के लिए 3.5 रुपए। 3.5 रुपए में कौन सा डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनने वाला है? वो चपरासी नहीं बनेगा। डॉक्टर, वकील, इंजीनियर कहां से बनेगा? जो महिला मोदी की गुणगान गाते रहती है, वो महिलाओं के विकास के लिए मोदी ने 100 करोड़ का बजट निर्धारित किया। 121 करोड़ में भारत में महिला 65 करोड़ है। 65 करोड़ भाग मल्टीप्लाई 100 करोड़ आता है 1.5 रुपया के आसपास। तर एका महिलेला मी विचारलं 1.5 रुपया टिकली येते का? तो उस महिला ने बताया 5 रुपए के ऊपर रेट चल रहा है बोले भिंडी का, और मोदी 1.5 रुपए के आसपास दे रहा है। अच्छे दिन आएंगे। उस मोदी ने भारत में 36 राज्य, 646 जिले, 5,550 तालुका, 6,57,621 गांव है। मोदी ने 6 लाख गांव में से 2.5 लाख गांव में संडास योजना का कार्यक्रम निर्माण किया। संडास योजना यानी हर गांव में संडास होना चाहिए। हमने सोचा मोदी ने संडास निर्माण करने का योजना क्यों निर्माण की? अभी जो 19 तारीख गई, उस 19 तारीख को आपको पता नहीं है, पता है या नहीं मुझे पता नहीं, ये 19 नवंबर को इंटरनेशनल टॉयलेट डे मनाया गया। इंटरनेशनल टॉयलेट डे, आंतरराष्ट्रीय संडास दिवस। त्याचं मी एक्सप्लेनेशन देऊ शकत नाही, कारण ते देण्याजोगं नाही। मोदी ने 2.5 लाख गांव में संडास योजना लाने का प्लान बनाया। क्यों बनाया? एक गांव में मोदी गया, वहां पे संडास नहीं था तो महिला रोड पे बैठी थी। जैसे ही मोदी की गाड़ी गई, महिला स्टैंड अप। भारत का प्रधानमंत्री आपका स्वागत कर रहे हैं लोटा पकड़ के। तो मोदी को बड़ा टेंशन आया। मोदी ने कहा, सोचा साला गांव में संडास बांटना चाहिए। 2.5 लाख गांव में संडास योजना का प्लान मोदी ने बनाया। मोदी को हमने सवाल पूछा, अरे संडास बाद में बांध, खाने की तो व्यवस्था कर, खाएंगे तब तो जाएंगे। साला खाने की व्यवस्था नहीं कर रहा है। हाँ, इनकमिंग नहीं आउट गोइंग के बारे में सोच रहा। इनकमिंग का कोई कार्यक्रम नहीं, आउट गोइंग कैसे? उस मोदी 1 नंबर का फेंकू, झूठा मोदी 1 नंबर का। कैसे? मोदी ने चुनाव के पहले मोदी ने कहा, भारत मेरी मां है। चुनाव जीतने के बाद
रोते रोते सदन में कहा बीजेपी मेरी माँ है। उसके बाद में प्रधानमंत्री होने के बाद जब गंगा का मामला आया तो उस वक्त कहा गंगा मेरी माँ है। अगर मोदी के 3 माँ है तो बाप कितने हैं ये भी तो बताना चाहिए ना। हाँ ऐसे ही, अरे मोदी का बाप का नाम दामोदर है, लेकिन वो दामोदर की औलाद नहीं, उसका असल में बात मोहन भागवत है, ध्यान रखो। और वो उसको मैनेज कर रहा है, वो उसको मैनेज कर रहा है। मोदी को पैदा उसके माँ ने किया होगा, लेकिन चड्डी कैसी पहनना है इसका ट्रेनिंग जो है वो आरएसएस ने दिया है। इसीलिए जो वर्तमान का मोदी है वो हमारा नहीं है। लोगों को लगता है 58 साल कांग्रेस ने राज किया, 13 साल बीजेपी ने राज किया। विधेयक पालिका ब्राह्मणों के नियंत्रण में, 3.5% अल्पसंख्यक ब्राह्मणों के नियंत्रण में। दूसरा पिलर है कार्यपालिका। देश को चलाने के लिए 4,500 IAS ऑफिसर लगते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। 4,500 में से 22% SC ST के लोग हैं, 1,024 होने चाहिए, सिर्फ 612 है। ओबीसी 52% है, 2,342 होने चाहिए, 108 है। और माइनॉरिटी के जो लोग हैं 10.5% है, उनके 382 होने चाहिए, एक ही है IAS ऑफिसर 4,500 में से। और 3.5% अल्पसंख्यक ब्राह्मणों के 675 होने चाहिए, 3,450 IAS ऑफिसर भारत में 3.5% ब्राह्मणों के। भारत में 646 जिले हैं, उनमें से 90 जिलों के कलेक्टर SC ST OBC के हैं, बाकी के 56 जिलों के कलेक्टर केवल मात्र 3.5% अल्पसंख्यक ब्राह्मण है। कार्यपालिका गई ब्राह्मणों के नियंत्रण में, कौन सा न्याय मिलने वाला है? तीसरा पिलर है न्यायपालिका। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में 31 न्यायाधीश होते हैं देश को चलाने के लिए। 31 के 31 ही 3.5% ब्राह्मण है, कोई SC ST OBC का जस्टिस नहीं है। हाई कोर्ट के 600 जजेस होते हैं, उनमें से 582 जजेस केवल मात्र 3.5% ब्राह्मणों के हैं। 18 जज जो है SC OBC माइनॉरिटी का है। भारत के इतिहास में अभी तक आदिवासी का हाई कोर्ट का जज नहीं बना, सुप्रीम कोर्ट का कहां से बनेगा? हमारा वकील कोर्ट में दीवानी फौजदारी न्यायालय, जिला सत्र न्यायालय, वहीं पे ही आर्गुमेंट्स करता है और कुदिया मारते रहता है, लेकिन ब्राह्मण कहता है जस्टिस नहीं बनेगा। 67 साल आजादी को हुए, अभी तक आदिवासियों का हाई कोर्ट का जस्टिस नहीं बना, जज नहीं बना, जज नहीं बना, जस्टिस उसके बाद की प्रोसेस। न्यायपालिका ब्राह्मणों के नियंत्रण में कौन सा न्याय मिलने वाला है, यही व्यवस्था हमारे आदिवासी लोगों को समझ में नहीं आती। हजारों बातें करते रहते। हमारी समस्या क्या है हमको ही पता नहीं है। हमारी समस्या हमारे समाज को ही पता नहीं, यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। और दुनिया का विज्ञान जो है वो बताते रहते, दुनिया का ज्ञान, वो ज्ञान नहीं, इंफॉर्मेशन है। न्यायपालिका उनके नियंत्रण में। चौथा पिलर है मीडिया। मीडिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। भारत में 16,000 टीवी चैनल चलते, 16,000 टीवी चैनल ब्राह्मणों के नियंत्रण में। टीवी का नाम मैंने दिया, टीवी का नाम क्या दिया? महिलाओं को उठने नहीं देती और लड़कों को सोने नहीं देती, उसका ही नाम टीवी है। इसलिए मैंने कहा शरीर हमारा है, ब्रेन हमारा नहीं है। हमारे ब्रेन ने क्या सोचना चाहिए टीवी निर्धारित करती है, पेपर निर्धारित करता है, और ये सिलेबस निर्धारित करता है कि हमारे ब्रेन ने क्या करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ब्राह्मणों के नियंत्रण में। प्रिंट मीडिया 75,000 पेपर चलते हैं डेली, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, 6 मासिक, वार्षिक। उनमें से 2-3 पेपर हमारे समाज के, मूल निवासी बहुजन समाज के, देशोन्नति, पुण्य नगरी, ऐसे कुछ 2-4 पेपर है। ये अगर छोड़ दिया जाए, बाकी सारे के सारे पेपर ब्राह्मणों के। देशोन्नति वाला, पुण्य नगरी वाला जो है वो इतना चला क्योंकि हमारे समाज के हित की बात कर रहा था। इतना चला जैसे ही विजय दर्डा जो नागपुर का है, लोकमत वाला, जिसके पास में ये कार्यक्रम चल रहा है, उसके ध्यान में आए कि ये ज्यादा चल रहा है, प्रकाश पोरे ओबीसी आदमी ज्यादा चल रहा है, ज्यादा जो दौड़ रहा है, ऐसा ही अगर चलेगा तो पूरे महाराष्ट्र में, भारत में ये देशोन्नति चला जाएगा। और उसने और एक फार्मूला लाया था प्रकाश पोरो ने, कृषोन्नति, और डेवलपमेंट हो रहा था। विजय दर्डा उसके पीछे लगा। जैसे ही पीछे लगा तो
प्रकाश पोहरे के ऊपर केस हो गई और प्रकाश पोहरे को लाखों रुपया भर के देना पड़ा। प्रकाश पोहरे ने सोचा कि साला ये समाज के प्रति लिखने से ये मामला हो सकता है, इसीलिए प्रिंट मीडिया उनके नियंत्रण में, सारे के सारे पेपर उनके। पेपर ने क्या लिखना चाहिए संपादक निर्धारित करता है। संपादक के ऊपर मालक होता है और मालक के ऊपर पीटीआई विभाग होता है और पीटीआई विभाग में 3600 अधिकारी होते, सारे के सारे अधिकारी 3.5% अल्पसंख्यक ब्राह्मणों की। अभी समस्या ये है कि जो वरकड़े साहब जिनके पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन है 5वीं 6वीं अनुसूची की, और मैं भी ये इंफॉर्मेशन बोल रहा हूँ, हमारे दोनों की इंफॉर्मेशन सोच रहा हूँ कौन सा पेपर छापने वाला है अभी समझ में नहीं आने वाला। इसलिए हमने हमारा खुद का पेपर निकाला, दैनिक मूल निवासी नायक। 6 राज्यों में चल रहा है, 3 राज्यों में हमारा प्रेस है। अहमदाबाद में गुजरात राजस्थान का पेपर निकालते हैं, पुणे में प्रेस है, महाराष्ट्र गोवा का पेपर निकालते हैं, लखनऊ में प्रेस है, दिल्ली और यूपी का पेपर निकालते हैं। आने वाले दिनों में हम लोग 32 राज्य में पूरा पेपर चलाने वाले हैं। ये डेवलपमेंट है। उसके बाद में ट्रेडिशनल मीडिया, वोकल मीडिया इतना खतरनाक मीडिया है। वो ट्रेडिशनल मीडिया जितने भी टीवी पर दिखने वाले जो महाराज है, वो महाराज नहीं बल्कि ब्राह्मणों के विचारों के प्रचारक है। आप लोग महाराज करते हो, आसाराम बापू, नित्यानंद महाराज, भेगानंद महाराज, डोंगरे महाराज, जितने भी महाराज है सारे के सारे ये महाराज नहीं बल्कि आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के प्रचारक है। रामदेव बाबा, सभी समस्याओं का समाधान योग से होगा। अजूनपर्यंत स्वतःचा डावा डोळा दुरुस्त करू शकला नाही, पण लोकांना सांगतो सभी समस्याओं का समाधान योग से होगा और मंच पे कुदियां मारते रहता है। 1 2 3 4। अबे पहले आंख तो दुरुस्त कर अपनी, हाँ, उसके बाद में बता। ये प्रचारक है ब्राह्मणों के, ब्राह्मणी व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम कर रहे। वोकल मीडिया में आरएसएस के 10,000 पूर्णकालीन प्रचारक है। देश भर हम लोगों को गुलाम बनाने के लिए काम करते हैं। ये व्यवस्था है जिसकी वजह से 5वीं और 6वीं अनुसूची अभी तक लागू नहीं। हम लोगों को गुलाम बनाने के लिए 100 संगठन का उन लोगों ने निर्माण किया। सामाजिक व्यक्ति हमारा काम करता है आरएसएस में, तग्गल व्यक्ति हमारा खाता है बाप का माल और काम करता है बजरंग दल में। संगठन ब्राह्मणों का, आदमी बहुजनों का, 100 संगठन का निर्माण किया। हम लोगों ने कहा पे काम करना चाहिए। मोलकरीन हमारी काम करती है सीट विन टकाइटक में। कामगार हमारा काम करता है ट्रेड यूनियन में। मानव का विचार रखने वाला व्यक्ति हमारा बहुजन का काम करता है निरंकारी मंच में। कामगार हमारा, ट्रेड यूनियन ब्राह्मणों की, महिला हमारी गायत्री दुर्गा वाहिनी, गायत्री मंच दुर्गा वाहिनी ब्राह्मणों का, विद्यार्थी हमारा बहुजनों का विद्यार्थी काम करता है एबीवीपी में, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। किसान हमारा शरद जोशी शेतकरी संघटना ब्राह्मणांची। 100 संगठन, यानी 100 संगठन हम लोगों को गुलाम बनाने के लिए निकाले। 100 संगठन। पॉलिटिकली मोटिवेट व्यक्ति हमारा काम करता है कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्टों में। मुझे आप बताइए फिर कैसे समस्याओं का समाधान होगा? हमारी समस्याओं का कोई समाधान होने वाला नहीं है, क्योंकि 3.5% अल्पसंख्यक ब्राह्मण की ये व्यवस्था है जिस व्यवस्था में हमारी हजारों समस्याएं। इसीलिए 5वीं और 6वीं अनुसूची अभी तक लागू नहीं हुई, क्योंकि ब्राह्मणों ने प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया? अगर आदिवासियों को 5वीं और 6वीं अनुसूची अगर लागू करते हैं, अगर ऐसा होता है और भारत में आदिवासियों का स्वायत्त शासन अगर निर्माण करता होता है, ब्राह्मण सोच रहा है अगर आदिवासी को लागू करते हैं और भारत में आदिवासियों का स्वायत्त शासन अगर निर्माण होता है, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? यस्सी कहेगा। यस्सी क्या कहेगा? हमें भी स्वायत्त शासन लागू करो। मामला यहाँ पे यस्सी कहेगा हमें भी स्वायत्त शासन लागू करो, फिर यस्सी को स्वायत्त शासन देना पड़ेगा। फिर यस्सी को अगर स्वायत्त शासन लागू हुआ तो ओबीसी कहेगा अगर आदिवासी को स्वायत्त शासन है, यस्सी को स्वायत्त शासन है, हमें भी स्वायत्त शासन मिलना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? याद करो जो वो स्टेटमेंट जो मैंने बताया था 1948 में, इस स्वायत्त शासन की वजह से एससी एसटी ओबीसी का ध्रुवीकरण होगा
और ब्राह्मण जो है हमारे जूतों की लेस छोड़ने में गर्व महसूस करेगा। इसीलिए इस देश का ब्राह्मण आदिवासियों को 5वीं और 6वीं अनुसूची लागू नहीं कर रहा है। साथियों, इस चीज को आप लोगों ने समझना चाहिए, जानना चाहिए। इसलिए समस्या हमारी है, समाधान अटल बिहारी नहीं होगा। अगर समाधान चाहते हो तो हमें इस देश में राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निर्माण करना होगा। इसलिए आदिवासी आदिवासी के नाम पे लड़ाई लड़ेगा, मार खाने वाला है। हमारी जो समस्या है वही समस्या एससी ओबीसी माइनॉरिटी के है। सब लोग साथ में रहकर हम लोगों को लड़ाई लड़नी होगी। और भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब के द्वारा जो राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन का कारवा पूरे देश भर में चल रहा है, इस कारवा में आदिवासी लोग शामिल होना चाहिए। क्योंकि मैं अभी तक जितने स्टेट घूम चुका हूँ, जितने संगठन को मैंने मिला और जाना है, मुझे अभी तक भारत में आदिवासियों की समस्याओं का समाधान करने वाला कोई आदमी नहीं मिला। वामन मेश्राम साहब ये ऐसे एकमात्र व्यक्ति है जो व्यक्ति पिछले 40 सालों से एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी मूल निवासी जो बहुजन समाज है, इसकी ये समाज आजाद होना चाहिए। इसके लिए आजादी का कारवा इस देश में चल रहा है, तो इसमें आप लोग शामिल होना चाहिए। बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ चीजें समय की वजह से रिजर्व करनी पड़ रही है। क्योंकि बाहर जिला से हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता पूरे विदर्भ से यहाँ से आए हुए हैं, गाड़ियों से आए हुए हैं, उनको भी जाने के लिए समय लगेगा। इसलिए जो मूल निवासी बहुजन समाज के लोग जो यहाँ पे आए हुए हैं, उन सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ। लास्ट में 1 मिनिट की सिर्फ कहानी बताता हूँ। साथियों, जंगलामध्ये आग लागली होती, जंगलामध्ये वणवा लागला होता। वणवा एवढा भयंकर होता की सगळे जनावर आणि पक्षी उडून गेले होते। वणवा एवढा भयंकर होता की सगळे जनावर आणि पक्षी उडून गेले होते। पण एक पक्षी जंगलामध्ये त्या आगीकडे पाहून, त्या वनवाकडे पाहून चिंतन करत होता आणि उडत उडत नदीकडे जात होता आणि चोचीमध्ये पाणी आणून त्या वनव्यावरती टाकत होता। त्या पक्षीचं नाव होतं चिऊताई। वनवा लागला, भयंकर वनवा लागला, सगळे पक्षी आणि जनावर पडून गेले। चिऊताई तो वनवा पाहून की माझं जंगल जळून खाक होणार हे भाव तिच्या मनात निर्माण झालं। उडत उडत नदीच्या काठानी जायची, चोचीमध्ये पाणी घ्यायची, आगीवरती आणून टाकायची। हे सगळं कावडा दुरून पाहत होता आणि कावडा पाहून हसत होता। जेव्हा कावडा पाहून हसत होता, हसता हसता तो चिऊताईला म्हणाला, चिऊताई लवकरात लवकर तू पण इथून पडून जा, बाकीचे पडून गेले, मी पण पडून राहिलो। जर तू पडून जर जाशील नाही, कारण तू ज्या चोचीमध्ये पाणी आणत आहे त्या चोचीनं काही वनवा विझणार नाही, त्या चोचीतल्या पाणीनं वनवा विझणार नाही। लवकरात लवकर तू पडून जा, नाहीतर जळून खाक होऊन जाशील, मी आता उडून राहिलो। आणि कावडा हसत हसत चिऊताईला हे वाक्य बोलू लागला। चिऊताईने त्या कावड्या दाद्याला उत्तर दिलं। ते उत्तर तुम्हा लोकांना सांगावंसं वाटते, ते उत्तर तुम्हा लोकांना सांगावंसं वाटते। मित्रांनो, चिऊताई त्या कावड्या दाद्याला म्हणाली, कावडे दादा, जंगलामध्ये वनवा लागलेला आहे, भयंकर आहे, हेही मला माहिती आहे। वनवा लागलेला आहे, भयंकर आहे, हेही मला माहिती आहे। माझ्या चोचीतल्या पाण्याने वनवा विझणार नाही, हेही मला माहिती आहे। पण कावडे दादा, एक गोष्ट लक्षात ठेव, जेव्हा या जंगलाचा इतिहास लिहिला जाणार आणि जेव्हा वनवा विझवणाऱ्याचा इतिहास लिहिला जाणार, तेव्हा विझवणाऱ्याच्या इतिहासामध्ये निश्चित माझं नाव लिहिलं जाणार आणि हसणाऱ्याच्या इतिहासामध्ये निश्चितच कावड्या दादा तुझं नाव लिहिलं जाणार। मित्रांनो, बामसेफ भारत मुक्ती मोर्चाच्या माध्यमातून नवीन इतिहास लिहिण्याचा कार्यक्रम या देशामध्ये सुरू झालेला आहे। आणि म्हणून ज्यांना वाटत असेल की या देशाची एससी एसटी ओबीसी मायनॉरिटी जो बहुसंख्य आहे, जो समस्याग्रस्त आहे, तो गुलामीतून आझाद झाला पाहिजे,
ज्यांना वाटत असेल तर आझादीच्या आंदोलनामध्ये सामील व्हावं आणि ज्यांना पळून जायचं वाटत असेल त्यांनी पळून जावं. पण पळणाऱ्या लोकांनी एक लक्षात ठेवावं, मी ज्या वयामध्ये आहो त्या वयामध्ये आमचा सत्यानाश डोळ्यांनी पाहत आहो. नोकऱ्या खतम आहे, रोजगार खतम आहे, बेरोजगारी वाढलेली आहे, भुकमरी वाढलेली आहे. म्हणजे सेनगुप्ता म्हणतोय 83 करोड लोकांचं दिवसाचं उत्पन्न 6 ते 20 आहे. 12.5 करोड युवक युवती बेरोजगार आहे. 30 लाख लोक भीक मागत आहे. 12 करोड लोक झोपडपट्टीमध्ये आहे. 25% लोकांना पाणी शुद्ध प्यायला मिळत नाही. 65% लोकांना संविधान कळत नाही आणि 75% शिकल्या सवरल्या लोकांना देश कसं चालतंय कळत नाही. भारताचा चलन रुपया आहे, अमेरिकेचा चलन डॉलर आहे, इंटरनॅशनल करन्सी काय आहे हे आम्हाला कळत नाही. एवढी समस्या भारतात निर्माण झाली आणि म्हणून आम्ही ज्या वयामध्ये आहो त्या वयामध्ये या समस्या आम्ही डोळ्यांनी बघतो आहो. येणाऱ्या काळामध्ये निश्चित जेव्हा आमची पिढी आमच्या वयात येणार आणि आम्ही जर काही करणार नाही तर त्या पिढीचं भविष्य खतम राहणार आहे. आम्ही जर बेरोजगार आहो तर आमची पिढी येणारी भीक मागल्याशिवाय राहणार नाही आणि जेव्हा ती पिढी भीक मागणार तेव्हा या आझादी आंदोलनातून पळून जाणाऱ्या लोकांना ती पिढी एकच म्हणेल की माझा बाप हा गांडू होता. ही गोष्ट लक्षात ठेवा. माझं तुम्ही ऐकून घेतलं त्यामुळे धन्यवाद, आभार. जय मूल निवासी, जय आदिवासी. बोलो 85, बोलो 85.